गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। हमने दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध जो था उसको डिस्क्राइब कर लिया है, अच्छे से उसको रीड कर लिया है। अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण। देखिए, दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी u, कोमा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v व दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण दर्पण समीकरण कहलाता है। दर्पण समीकरण कहलाता है। क्या कह रहा हूं मैंने कहा कि दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण से बिंब की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण क्या कहलाएगा? दर्पण समीकरण कहलाता है। दर्पण समीकरण को हम इस प्रकार लिखते हैं 1/f = 1/v + 1/u। ये हमको प्रूव करना है कि ये समीकरण किस प्रकार आया, ये हमको प्रूव करना है। तो अब हम शुरू करते हैं इस बात को। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि मैं दोनों दर्पणों के बारे में इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं उत्तल दर्पण के लिए, एक्सप्लेन करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा अगर आपके पास नहीं है तो। वैसे मैंने जो बच्चों ने मेरे से पीडीएफ मांगी थी वो मैंने उनको दे दी है उत्तल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण के लिए हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण का चित्र बनाएंगे। उत्तल दर्पण अंदर की तरफ पॉलिश किया हुआ होता है। ये जो लाइन है इसको हम एक नाम देते हैं, नाम है मुख्य अक्ष। यहां पर एक वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है, इस वस्तु का नाम दे रहे हैं AB। कहता है कि जब भी हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, जब भी हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु के ऊपरी सिरे से 2 प्रकाश की किरणें लेनी पड़ेगी, ताकि हमारे पास परावर्तित किरणें 2 आएंगी और 2 परावर्तित किरणों से कम 2 परावर्तित किरणों से ही प्रतिबिंब का क्या होगा? निर्माण होगा। करेक्ट बात। सबसे पहले यहां पर देखिए, ऊपरी सिरे से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। अब आप कहेंगे क्यों सर, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर क्यों लिया आपने? तो बेटा ये इस बात को डिफाइन करेगी कि हमें सबसे पहले इसमें चाहिए क्या। सबसे पहले सारी कहानी तब समझ में आएगी जब हमको फोकस बिंदु का पता होगा। अगर हमारे पास फोकस बिंदु आ जाता है तो दर्पण के धूर और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी आ जाएगी और उसका दुगना कर देंगे। उसका दुगना करने पर हमें क्या मिल जाएगी? वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी और वक्रता केंद्र मिल जाएगा। अभी हमको नहीं पता कि ये उत्तल दर्पण जिस कांच के गोले का भाग था
उस गोले का केंद्र कहाँ है। तो सबसे पहले हमें फोकस बिंदु का निर्धारण करना पड़ेगा। प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमने कहा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरती है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उसे फोकस बिंदु कहेंगे। तो वो फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। एक प्रकाश की किरण आई और इस दर्पण पर टकराई, क्या ये पीछे की तरफ बढ़ेगी? बिल्कुल इधर जाएगी, क्योंकि उभरे हुए भाग पर आती है तो बाहर की तरफ जाती है, मुड़े हुए भाग पर आती है तो अंदर की तरफ आती है। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये जिस बिंदु को काटेगी, इसको पीछे बढ़ाने पर ये जिस बिंदु को काटेगी उस बिंदु को कहेंगे फोकस बिंदु। करेक्ट बात। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो हम लेंगे यहाँ पर, आई, टकराई और उसी पथ पर वापस लौट गई। इसका मतलब ये फोकस बिंदु, ये जो वस्तु है, ये जो बात है वो कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र सी से आ रही है। क्योंकि आपने नियम पढ़ा था यदि प्रकाश की किरण सीधे वक्रता केंद्र पर से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात अपने आगमन पथ पर वापस लौट जाती है। अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, क्या यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा? बिल्कुल होगा बेटा, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा और ये है आपका प्रतिबिंब, ये आपका प्रतिबिंब है। और यहाँ पर क्योंकि ये A है, ये B है, तो इसको लिखेंगे A डैश और हो गया B डैश। ये कटान बिंदु है, इसको मैं लिख रहा हूं E। और E क्योंकि अब ये ट्राइंगल है, हमें इनको सॉल्व करना है, तो ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मुख्य अक्ष पर मैं एक अभिलंब डालता हूँ और इस अभिलंब को मैं लिखता हूँ, लंब डाला, ये हो गया N, सॉरी ये बिंदु हो गया तुम्हारा N। और यहाँ पर ये जो बिंदु है परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, तो यहाँ पर ये बिंदु हो गया आपका। ठीक है। और क्या डिनोट कर सकते हैं? हम डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो दूरी है इसको हम -u लिखेंगे, यहाँ से ये जो दूरी है क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है तो ये v हो गई, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी f हो गई, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या r हो गई। आया ना? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? r। और आपने पढ़ा था r बराबर क्या होता है? 2f। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे देखो। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम दो दो त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C में आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका त्रिभुज ABC, दिख रहा है त्रिभुज ABC, और त्रिभुज A डैश B डैश C, शायद आपको दिख रहे होंगे दोनों। ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में देखिएगा, कोण BAC बराबर कोण B डैश A डैश C बराबर 90 डिग्री। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? बिल्कुल ये एंगल 90 डिग्री है। कोण C दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण C दोनों में उभयनिष्ठ है। अतः कोण ABC व कोण A डैश B डैश C स्वतः बराबर
हो जाएंगे, स्वतः बराबर हो जाएंगे। करेक्ट, यहां तक स्वतः बराबर हो जाएंगे। अतः तीनों कोण आपस में बराबर हैं। अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज A'BC कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। अब ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'BC समरूप त्रिभुज हैं, तो इनमें समरूप त्रिभुजों की प्रमेय लगाएंगे। इसका मतलब समरूप त्रिभुजों की प्रमेय का मतलब कर्ण में कर्ण का, आधार में आधार का, लंब में लंब का भाग दिया जाएगा। तो इसका मतलब AC अपॉन A' इक्वल टू क्या लिख दें? AB अपॉन A', हाँ या ना? दोबारा देखो, दोबारा देखिए, देखो ये तो इसके अनुदिश ये, यानी AB में A', B' का डिवाइड किया, AC में A' का डिवाइड किया, तो क्या लिख सकता हूं? AB अपॉन A', B' इक्वल टू AC अपॉन A'। ये समरूप त्रिभुजों की प्रमेय होती है और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। आगे चलूं मैं, देखो फिर आपको देखो इसका जिक्र हम कर चुके हैं 1 नंबर का, ये 2 नंबर हमारा जिक्र हो चुका है, तो जिनको हो गया उनको हम काट देते हैं। अब हमारे पास 2 त्रिभुज बचेंगे। त्रिभुज ENF शायद आपको दिखेगा, EN और F दिख रहा है? मैं अलग पेन ले लेता हूं। ये ENF ये आपको दिख रहा है। दूसरा व ENF व त्रिभुज A', B' F में A', B' F इसकी बात कर रहा हूं। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इनकी जिक्र करेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या कहता है? त्रिभुज ENF और त्रिभुज A', B' F में कोण ENF इक्वल टू कोण B', A' F इक्वल टू 90 डिग्री। ENF और B', A' F क्या ये 90 डिग्री है? बिल्कुल है। कोण F दोनों में, कोण F दोनों में क्या है बेटा? उभयनिष्ठ है। कोण F दोनों में उभयनिष्ठ है। अतः कोण NEF व कोण A', B' F स्वतः बराबर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। करेक्ट, स्वतः बराबर हो जाएंगे। अब तीनों कोण यहां पर भी बराबर हो गए। अतः त्रिभुज ENF व त्रिभुज A', B' F कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे बेटा? समरूप त्रिभुज होंगे। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद 2-2 ट्राइंगल्स का मैंने ग्रुप बनाया और उनके एंगल्स को आपस में इक्वल किया। अगर उनके एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको क्या कह देंगे कि वो कैसा त्रिभुज है? वो समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे बेटा? समरूप त्रिभुज होंगे। और फिर उनके अंदर हम क्या करेंगे? समरूप त्रिभुजों की प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? समरूप त्रिभुजों की प्रमेय लगा देंगे। अब यहाँ पर तक आपको क्लियर हो गई बात?
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले हम लोग, तो यहाँ पर फिर हम समरूप त्रिभुजों की प्रमेय लगाएंगे। समरूप त्रिभुजों की प्रमेय भी वही बात, कर्ण में कर्ण का, आधार में आधार का, लंब में लंब का। तो देख ई एन ए डैश बी डैश, तो ई एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया एन एफ बटे ए डैश एफ। हाँ या ना, एन एफ बटे ए डैश एफ करेक्ट है। और ये इक्वेशन हो गई 2 नंबर। कोई दिक्कत? चलिएगा अब यहां पर देखो, चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, चित्रानुसार क्या लिख सकते हैं बेटा, ई एन बराबर है ए बी, पैरेलल लाइन है, हाँ या ना। तो ई एन किसके इक्विवेलेंट हुआ, ए बी के। मान समीकरण 2 में रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आया भाई, मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ गया, देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन ए डैश एफ, और ये समीकरण हो गया 3। समीकरण 1 व 3 में, समीकरण 1 व 3 में तुलना करने पर, समीकरण 1 व 3 में क्या करने पर, तुलना करने पर क्या आया, देखें ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू एन एफ अपॉन ए डैश एफ, और इसको समीकरण हमने दे दिया नंबर 4। समीकरण नंबर कितना दे दिया, 4। यहां तक क्लियर है क्या? आगे चलें बेटा। अब देखिएगा क्या कहता है, कहता है कि देखो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। हाँ या ना, हमने बताया था दर्पण का द्वारक है। अब हम कहें कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, सोच के देखो, अगर ये बिंदु यहाँ की बजाय यहाँ आता तो ये लाइन और नीचे आती, तो ये एंगल और कम हो जाते, हाँ या ना। तो अगर एंगल कम होते, अब ये बिंदु मान लो यहाँ होता, तो कटान बिंदु कुछ इधर खिसकता क्या, बिल्कुल खिसकता। तो कहता हूं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो एन व पी संपाती होंगे, एन खिसक करके पी के ऊपर आ जाएगा, एन व पी संपाती होंगे। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सभी दूरियां दूर से मापी जानी चाहिए, एन अलग है और पी अलग है, संपाती होंगे। अतः एन एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं, एन एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं। ऐसे कैसे आपको बोर्ड में अगर डेरिवेशन आता है तो पूरा लिखना है आपको। मान समीकरण 4 में रखने पर, मान समीकरण 4 में रखने पर, मान समीकरण 4 में रखने पर क्या आ गया, ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ, और ये समीकरण बन गया मेरा 5 नंबर। ये समीकरण बन गया 5 नंबर। यहाँ तक आप उतार लीजिए आराम से वीडियो रोक करके, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मैंने डिटेल लिख दिया है। यहाँ तक बोर्ड पर आपको अच्छे से दिख रहा है, तो यहाँ तक वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और पूरा नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आगे की कहानी क्या है, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा समीकरण 5 तक। अब आगे की कहानी क्या है वो देखिएगा। आपके पास में समीकरण आ गया ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ।
क्या AC की दूरी हमको पता है क्या? बिल्कुल, लेकिन ये टुकड़ों में है। देखिए यहाँ तक है, फिर यहाँ तक है। तो हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम, चित्रानुसार हम क्या करेंगे? चित्रानुसार देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ध्यान रखें, आपका डेरिवेशन गलत हो जाएगा अगर आपने सही ढंग से नहीं देखा तो। सबसे पहले AC, तो देख A और C, क्या ये सीधी दूरी है क्या आपके पास? नहीं है। देख A यहां पर दिख रहा होगा, A से P ये हो गया, P से C हो गया। तो AC इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? AC इक्वल टू लिख सकता हूं PC। AC इक्वल टू क्या लिखेंगे? AP प्लस PC, AP प्लस PC। करेक्ट है क्या? AC इक्वल टू क्या लिख दिया? AP प्लस PC। AC इक्वल टू लिख दिया AP प्लस PC। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए A डैश C, A डैश C चाहिए। ये आपका A डैश रहा, ये आपका C रहा। अब एक बात सोच, ये A डैश C चाहिए, ये दूरी चाहिए आपको। टोटल दूरी AP मान ले क्या? मान ले क्या बोलो? मान लिया। और इस AP में से अगर मैं इसको डिटेक्ट कर दूं तो क्या A डैश C बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है। तो इसका मतलब क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा PC माइनस PA डैश। हाँ या ना? अगर PC में से PA डैश घटा देंगे तो A डैश C आ जाएगा। अब PF की वैल्यू हमको पता है कि PF की वैल्यू F होती है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या रहा? A डैश F। आपको चाहिए A डैश F। अब A डैश F कैसे निकलेगा साहब? ये रहा आपका A डैश F। तो देख, एंड टाइम लास्ट टर्मिनल ये है, स्टार्टिंग टर्मिनल ये है। अब अपने को चाहिए क्या? तो देख, A डैश F चाहिए, तो क्या करूं? सबसे पहले PF ले लूं क्या? ध्यान दे, क्या PF ले लूं? हाँ या ना? PF ले लिया, उस PF में से PA डैश को घटा दूं। PF है, उसमें से PA डैश को घटा दिया, क्या बच गया? A डैश है। तो क्या लिखोगे? PF माइनस PA डैश। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास में कोई भी लंबवत दूरी नहीं है, डायरेक्ट दूरी नहीं है। अब डायरेक्ट दूरी नहीं है तो उस कंडीशन में हमें चेंज ही करना पड़ेगा। तो मान समीकरण 6 में, सॉरी 5 में, मान समीकरण 5 में रखने पर क्या आ गया बेटे? मान समीकरण 5 में रखने पर क्या आया? AC। तो क्या लिखोगे? AP प्लस PC अपॉन A डैश C, बोलो PC माइनस PA डैश इक्वल टू क्या हो गया? PF अपॉन A डैश है, बोल PF माइनस PA डैश। और ये इक्वेशन हो गई नंबर 6। अब इसमें सभी दूरियां दूर से मापी जा रही है। देखो देखिए, इनमें सब में P आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये बात हमारी सही होगी कि हमने सभी दूरियां कहां से ले ली? दूर से ले ली। अब यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या लिख सकते हैं? देखो, AP, बोल 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 जल्दी बोल, AP माइनस AP इक्वल टू माइनस PC 2F प्लस का, क्योंकि इधर आ रहा है प्रकाश की दिशा का। PA डैश, ये P, ये A डैश, क्या V है क्या? इक्वल टू V। और क्या रहा? PF इक्वल टू हो गया F। मान समीकरण 6 में रखने पर,
मान समीकरण 6 में रखने पर क्या आ गया, मान समीकरण 6 में रखने पर -u प्लस 2f अपॉन 2f माइनस v इक्वल टू f अपॉन f माइनस v। करेक्ट है क्या? यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बोलो, अब मैं इसको सबको मिटा देता हूँ। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को स्टॉप करके और देख लीजिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है आराम से। अब क्रॉस गुणा करिएगा तो -u प्लस 2f, -u प्लस 2f और क्रॉस गुणा कर दिया f माइनस v, आया ना, फिर f और ये हो गया 2f माइनस v। गुणा करें, सबसे पहले u को f से गुणा किया गया, माइनस uf, माइनस u को माइनस v से, माइनस माइनस प्लस uv, फिर 2f को इससे गुणा किया गया, प्लस का चिन्ह है तो 2f स्क्वायर, फिर इसको गुणा किया गया माइनस 2fv इक्वल टू क्या आ गया, ये क्या रहा 2f स्क्वायर और ये हो गया माइनस fv। सबसे पहले 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस uf प्लस uv माइनस 2fv इक्वल टू माइनस fv। इधर से इसको ट्रांसफर कर दो, माइनस uf प्लस uv इक्वल टू माइनस fv प्लस 2fv, तो क्या बच गया fv, माइनस का uf प्लस का uv इक्वल टू बच गया fv। इसको इधर ले जाऊं तो क्या आ गया uv इक्वल टू uf प्लस fv। ये समीकरण बन गया 7 नंबर। अब इस समीकरण 7 में uvf का भाग दे दो, समीकरण 7 में uvf का भाग देने पर, uvf का भाग देने पर क्या आया रे, uvf का भाग देने पर क्या आया, uv अपॉन uvf इक्वल टू uf अपॉन uvf प्लस fv अपॉन uvf, uv से uv कट गया, 1/f कैंसिल आउट हुआ। देखो इस u से u कट गया, f से f कट गया, क्या 1/v बच गया, f से f कट गया, v से v कट गया, प्लस 1/u बच गया। क्या ये वही दर्पण समीकरण है? तो ये आपका समीकरण नंबर 8 आ गया है। तो समीकरण 8 दर्पण समीकरण को क्या करता है, व्यक्त करता है। समीकरण 8 दर्पण समीकरण को व्यक्त करता है। करेक्ट बात? ठीक है, अब यहाँ तक वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा, स्टॉप करके और आप नोट कर लीजिए। उस टॉपिक को सीखने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण, अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण, अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, बाहर की तरफ अपन ने पॉलिश कर दी। क्या ये मुख्य अक्ष होगा? बिल्कुल ये मुख्य अक्ष होगा। इसके सामने ये वस्तु रख दी मैंने, ये वस्तु हो गई आपकी AB।
सबसे पहले इसके ऊपरी सिरे से वही एक प्रकाश की किरण लेंगे, ये इस दर्पण से टकराएगी, अंदर की तरफ आएगी, जिस बिंदु से गुजरेगी उसे हम फोकस बिंदु कहेंगे। यहां से ये इसका दूर हो गया, कहता है इससे जस्ट डबल फोकस दूरी का दुगना। ये वक्रता केंद्र C, एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से गुजरती है, इस दर्पण से क्या होती है, टकराती है। इस दर्पण से क्या होती है, टकराती है। इधर से ये परावर्तित किरण इधर आती है, तो ये आई, ये आपतित हुई, दर्पण से टकराई, उसी पथ पर वापस लौट गई। तो ये परावर्तित किरण होगी। जहां पर ये दोनों मिली वहां पर किसका निर्माण होगा बेटा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, ये A, तो ये लिखेंगे A डैश और ये लिखेंगे B डैश। करेक्ट बेटा। ये कटान बिंदु था, याद होगा आपको, कटान बिंदु E था, पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर देखिए क्या ये N होगा, बिल्कुल ये N होगा, यहां तक क्लियर है। अब ध्रुव से फोकस बिंदु की जो दूरी है उसे फोकस दूरी F कहते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये V, तो यहाँ पर ये -F, ये -V। ध्रुव से और वक्रता केंद्र की ये जो दूरी है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की, इसे हम कहेंगे -2F, और यहाँ से और ये जो दूरी है इसे कहेंगे -U। तो इसके अंदर सारी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा देखिएगा। बहुत सिंपल है। सबसे पहले त्रिभुज हुई ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C में, अगर आपको ये समझ, पिछला वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ABC, फिर क्या हो गया देखिएगा, कोण BAC इक्वल टू कोण B डैश A डैश C इक्वल टू 90 डिग्री, कोण BCA बराबर कोण B डैश C A डैश। ये कोण और ये कोण बराबर है। कौन से कोण होते हैं बेटा, हाँ, इन्हें कौन से कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये कौन सा कोण है, इसे हम कह देंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, करेक्ट। आ जाइएगा आगे। अतः कोण ABC व कोण A डैश B डैश C स्वतः बराबर होंगे, हाँ या ना। अब ऑटोमेटिक, भाई दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, करेक्ट। यहाँ तक अब क्या लगाना है, समरूप त्रिभुजों की प्रमेय। तो क्या होगा, AB, याद है समरूप त्रिभुजों की प्रमेय लगाओ, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन A डैश C। डायग्राम में देखते रहे, ये आपका इक्वेशन आ गया। फिर आपके पास दूसरा त्रिभुज आ गया, क्या आया, त्रिभुज ENF व त्रिभुज A डैश B डैश F में कोण ENF इक्वल टू कोण B डैश A डैश F इक्वल टू 90 डिग्री, कोण NFE इक्वल टू कोण A डैश F B डैश, ये हो गया
शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, हाँ या ना। अतः कोण NEF व कोण A डैश B डैश, आप आराम से देखें, स्वतः बराबर हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों के डेरिवेशन मैं सेम रखूंगा, स्वतः बराबर हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ABC त्रिभुज ENF व त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। अतः वही समरूप त्रिभुजों की प्रमेय लगाओ। समरूप त्रिभुजों की प्रमेय क्या थी, तो यहां लिखेंगे EN अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू क्या है, NF अपॉन A डैश F, और ये इक्वेशन हो गई है 2। चित्रानुसार क्या लिख सकते हैं, EN बराबर है AB। चित्रानुसार EN बराबर है AB। मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि जैसा इसका फर्स्ट वीडियो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी उत्तल दर्पण वाला, मैंने जो समझाया था तो सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी। तो मान समीकरण पहले वो देख करके फिर आगे इसको देखिएगा। मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ गया, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू NF अपॉन A डैश F। क्या ये इक्वेशन 3 होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 व 3 में, समीकरण 1 व 3 में तुलना करने पर समीकरण 1 व 3 में तुलना करने पर क्या आ गया भाई, क्या आ गया, AC अपॉन A डैश C इक्वल टू बोल NF अपॉन A डैश F। ये समीकरण हो गया 4 नंबर। ये समीकरण कितना हो गया, 4 नंबर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे देखिए, अब यहां पर कहता है कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो N व P समपाती होंगे, हाँ या ना। ये मैं बता चुका हूं। द्वारक को छोटा करोगे, अगर ये लाइन यहां आएगी तो ये बिंदु इधर खिसकेगा, तो इसका कटान बिंदु इधर खिसकेगा। अतः NF बराबर PF लिख सकते हैं, NF बराबर PF लिख सकते हैं, NF बराबर PF लिख सकते हैं। क्या आया, मान समीकरण 4 में रखने पर, मान समीकरण 4 में रखने पर क्या आ गया भाई, ये आ गया। मान समीकरण 4 में रखने पर क्या आया, AC अपॉन A डैश C इक्वल टू PF अपॉन A डैश F, और ये समीकरण हो गया नंबर 5। अब चित्र से यही वही बात दोबारा करेंगे जैसे दूरियां अपन ने सबकी निकाली थी। तो चित्रानुसार आपको क्या चाहिए, AC, हाँ या ना, ये चाहिए AC। तो पहले बड़ी दूरी ले लें PC, और PC में से नहीं PA ले लें, AP ले लें, और AP में से PC को घटा दें। दोबारा देखो, ये P, ये A
AP है ये, हमें चाहिए क्या, AC। तो AC चाहिए तो पहले AP ले लें और उसमें से PC घटा दें, काट दें, तो ये बच जाएगा। क्या आ जाएगा, AC चाहिए, बड़ी दूरी हो गई AP, माइनस क्या लिख दोगे, PC। अब आपको सेकंड क्या चाहिए, देख लीजिएगा आराम से करके। सेकंड क्या चाहिए, सेकंड आपको चाहिए A'(C). A'(C) कैसे निकलेगा, देखो PC, तो सबसे पहले बड़ी दूरी ले लो PC, और PC में से PA' को घटा दो, माइनस PA'। देखो अगर ऐसे नहीं आता तो आप क्या करो, सबसे पहले आपको जो बोले उस पॉइंटों पर, जैसे A'(C) चाहिए तो पहला पॉइंट है A', फिर क्या चाहिए C, तो A'(C). अब दूर से बड़ी दूरी बनाओ, दूर से बड़ी दूरी होगी PC, और उसमें से छोटी दूरी घटा दो PA', तो PC माइनस PA'। तीसरा क्या चाहिए, A'(F). A'(F) कैसे निकलेगा, देखो तरीका लगाओ। सबसे पहले A' मिल गया, फिर क्या मिला F, तो पहले दूर से बड़ी दूरी PA' और उसमें से छोटी दूरी घटा दो PF, तो PA' माइनस PF। करेक्ट है क्या, ये वैल्यू पुट कर दो। मान समीकरण 5 में रखने पर क्या आ गया, अभी बोलो, AP माइनस PC अपॉन PC माइनस PA' इक्वल टू PF अपॉन PA' माइनस PA' माइनस PF, और ये समीकरण हो गया 6। अब क्या कहता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी अनुसार, चिन्ह परिपाटी अनुसार, चिन्ह परिपाटी अनुसार क्या आया, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या आया बोलो। सबसे पहले AP, ये रहा A, ये रहा P माइनस U। AP इक्वल टू है माइनस U, PC इक्वल टू है माइनस 2F, PC इक्वल टू माइनस 2F, PA' इक्वल टू माइनस का V, और PF इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का F, माइनस का F। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक वीडियो को स्टॉप करके एक बार नोट कर लीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए। मान समीकरण 6 में रखने पर, मान समीकरण 6 में रखने पर क्या आ गया बेटा, देखो माइनस का U माइनस माइनस का 2F अपॉन माइनस का 2F माइनस माइनस का V इक्वल टू माइनस का F अपॉन माइनस का V माइनस माइनस का F। करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस U प्लस 2F अपॉन माइनस 2F प्लस का V माइनस का F माइनस का V प्लस F। गुणा करो, माइनस का U प्लस 2F ब्रैकेट में है माइनस का V प्लस का F इक्वल टू माइनस का F माइनस का 2F प्लस का V। माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया UV, इसको इससे गुणा किया तो माइनस का UF, इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 2FV, इसको इससे गुणा किया तो प्लस का 2F स्क्वायर, माइनस माइनस का ये हो गया तो 2F स्क्वायर, इसको गुणा किया तो माइनस का FV। ये कट जाएगा, UV माइनस का UF इक्वल टू माइनस का FV प्लस का 2FV, ये इधर ट्रांसफर हो गया 2FV। UV माइनस का UF इक्वल टू प्लस का FV, इसको इधर ले जाओ, UV
इक्वल टू यू एफ प्लस का क्या हो गया एफ वी। क्या ये समीकरण 6 होगा? 7 नंबर समीकरण से। समीकरण 7 में यूवीएफ का क्या देने पर, भाग देने पर, यूवीएफ का भाग देने पर यूवी अपॉन यूवीएफ, यूएफ अपॉन यूवीएफ, एफवी अपॉन यूवीएफ, जो करता हो काटो, 1/f 1/v प्लस 1/u, और ये समीकरण हो गया 8। तो ये जो समीकरण है, समीकरण 8, ये अवतल दर्पण का दर्पण समीकरण है। ये जो समीकरण 8 है, ये अवतल दर्पण का दर्पण समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा।